एक महीना पहले मैंने HDFC बैंक के ऊपर एक वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था आई कांट स्टॉप बाइंग दिस कंपनी। और उस वक्त HDFC बैंक 780 पे लगभग ट्रेड कर रहा था, पर बीच में एक प्रॉब्लम हो गई। नाउ एक महीना बाद HDFC बैंक लगभग 730 पे ट्रेड कर रहा है। तो क्या मैं उस वक्त एक फॉलिंग नाइफ को खरीद रहा था? आइए अपन इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने का ट्राई करेंगे। तो वेलकम बैक इन्वेस्टर्स। अपन जवाब ढूंढने का ट्राई करेंगे 3 स्टेप्स में। तो पहला स्टेप है बिजनेस एनालिसिस। तो मान लेते हैं आप एक बैंक रन करते हो, तो बैंक का बिजनेस बहुत सिंपल होता है। बैंक बेसिकली करती क्या है, पब्लिक से डिपॉजिट उठाती है और फिर वही डिपॉजिट पब्लिक और बिजनेस को लोन के रूप में बांटती है और फिर बहुत ढेर सारा प्रॉफिट कमाती है। तो मान लेते हैं आपका बैंक पब्लिक से जब डिपॉजिट उठा रही है तो उसको बदले में 7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रही है, और जब आपका बैंक पब्लिक और बिजनेसेस को लोन के रूप में बांट रही है पैसा, तो उससे 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव कर रही है। और इस तरह से आपका बैंक 5% का नेट कमा रही है। तो ये 5% को हम क्या देंगे नाम? तो बैंकिंग टर्म में इसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो आपके बैंक का 5% नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। पर मान लेते हैं अचानक आपके बैंक में ऐसा कुछ होता है कि आप जो पहले 7% दे रहे थे रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका बैंक अब 8% देना चालू कर देते डिपॉजिट पे, और जो लोन पे आपका बैंक 12% रिसीव कर रही थी वो अब 11% रिसीव करना चालू कर देती है। मतलब पहले जो 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा रही थी अब खाली 3% कमाती है। तो आपके बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया। मतलब पैसा तो अभी भी कमा रही है, प्रॉफिट्स अभी भी कमा रही है, पर पहले के मुकाबले में आपका बैंक का प्रॉफिट कमाने का रफ्तार धीमा पड़ गया होगा। तो ये अचानक होता ही क्यों है? तो अपन समझते हैं कि ये 7 से बैंक ने अचानक 8 देना क्यों चालू कर दी और 12 से अचानक 11 क्यों लेना चालू कर दी। तो अपन पहले इसका जवाब ढूंढने का ट्राई करते हैं कि 7 से 8 क्यों देना चालू कर दी। तो आपको पता होगा कि बैंक्स जब डिपॉजिट उठाती है पब्लिक से तो उसके पास 4 ऑप्शन होता है। पहला करंट अकाउंट, फिर सेविंग्स अकाउंट, फिर FD अकाउंट और फिर RD अकाउंट। तो हुआ क्या अचानक ये हुआ कि पहले जो बैंक के पास सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट का जो पैसा था वो ज्यादा मात्रा में था, पर अचानक अगर वो उसका मात्रा कम हो जाए तो बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो ज्यादा पे करना पड़ेगा, क्योंकि FD और RD पे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट का नाम क्या देंगे बैंकिंग टर्म में? तो इसको अपन नाम बोलते हैं कासा रेशियो। मतलब जो बैंक का पहले 50% था अब खाली 30-35% रह गया, उससे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। अब अपन समझते हैं कि बैंक का जो 12% रिसीव कर रही थी बैंक वो 11 क्यों रिसीव कर रही है। तो हमें फिर से पता होगा कि बैंक जब पैसा रिसीव करती है इंटरेस्ट के रूप में और जब लोन बांटती है तो बैंक के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं लोन बांटने के, जैसे कि होम लोन्स हो गया, फिर क्रेडिट कार्ड लोन्स हो गया, फिर बिजनेस लोन हो गया, एजुकेशन लोन हो गया, एक्सेट्रा। तो अभी हुआ क्या अचानक कि आपके बैंक में होम लोन्स का संख्या बढ़ गया, पर्सनल लोन था या फिर क्रेडिट कार्ड लोन्स था उसका संख्या कम हो गया। तो आपके बैंक को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है एज कंपेयर टू अर्लियर। तो सवाल उठता है कि अचानक ये सब हो ही क्यों रहा है? पहले बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन कम हो गया, फिर बैंक का कासा रेशियो कम हो गया। तो RBI का रूल कहता है कि आप जब पब्लिक से पैसा डिपॉजिट के रूप में एक्सेप्ट करते हो तो आप अगर मान लेते हैं 100 रुपीज एक्सेप्ट कर रहे हो तो आप मैक्सिमम 80 रुपीज ही पब्लिक और बिजनेस को लोन के रूप में बांट सकते हो। मतलब 20 रुपीज आपको RBI के पास रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। तो ऐसा RBI क्यों बोलता है? तो बहुत सिंपल है, कॉमन सेंस है कि अगर बैंक सारा का सारा पैसा लोन के रूप में बांट दे जो भी डिपॉजिट एक्सेप्ट किया था, तो बैंक के पास कुछ रिजर्व रहेगा नहीं और सब पैसा मांगने आएंगे तो बैंक दे नहीं पाएगा। तो इसके लिए RBI बोलती है कि आपको 20% रिजर्व के रूप में रखना पड़ेगा। पर अचानक आपके बैंक में ऐसा कुछ होता है कि बैंक के पास डिपॉजिट 100 रुपीज था पर बैंक 110 रुपीज बांटना चालू कर देती है। मतलब इसको अपन नाम क्या देंगे? इसको अपन नाम दे देते हैं लोन टू डिपॉजिट रेशियो। बैंकिंग टर्म में इसका नाम है लोन टू डिपॉजिट रेशियो। तो बैंक के पास जो 100 का डिपॉजिट है उसके अगेंस्ट 110 का लोन बैंक बांटने लगती है। तो ये तो पॉसिबल कैसे होगा? क्योंकि 20 रुपए तो RBI के पास है,
तो जो 30 रुपये एक्स्ट्रा आया बैंक के पास वो कहाँ से आया? 80 रुपीज़ ही बैंक डिपॉजिट के रूप में बांट रही थी, तो 30 रुपये एक्स्ट्रा कहाँ से आया बैंक के पास? तो इसको अपन समझते हैं कि 30 रुपये कहाँ से आया। तो जो 30 रुपये आया बैंक अदर सोर्सेज से उठाती है, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, बॉन्ड हो गया। तो जो सर्टिफिकेट डिपॉजिट होता है, अगर समझिए कि एफडी अकाउंट पे या आरडी अकाउंट पे बैंक 6-6.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है, तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट पे 7, 7.5, इवन 8 तक भी देना पड़ता है। तो आपके बैंक के केस में क्या हुआ कि बैंक का लोन टू डिपॉजिट रेशियो बढ़ गया, तो बैंक का जो फंडिंग कॉस्ट था वो भी बढ़ गया, क्योंकि अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट भी बैंक के फंडिंग कॉस्ट में आ गया, उस पर ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो सवाल उठता है, भाई ये सब बैंक में हो ही क्यों रहा है? सब कुछ तो अच्छा चल रहा था। तो इसका जवाब छुपा हुआ है एक डिसीजन में जो एचडीएफसी के मैनेजमेंट ने लिया था 1 जुलाई 2023 को, और यस, उसका नाम है मर्जर। तो मर्जर के बाद बैंक के साथ सब कुछ बुरा हुआ है, जैसे कि उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन मर्जर के पहले 4.10 का था, अब उसका नेट इंटरेस्ट मार्जिन खाली 3.30 का रह गया है। मर्जर के पहले उसका कासा रेशियो 44% का था, अब उसका कासा रेशियो 32% का रह गया है। मर्जर के पहले उसका एलडीआर 85% का था, मर्जर के जस्ट बाद उसका एलडीआर 110% का हो गया। तो मर्जर के बाद उसके साथ बुराई हुआ है सब कुछ। No, God, please, no, no, no. तो फिर सवाल उठता है कि एचडीएफसी का मैनेजमेंट ने भाई आखिरकार ऐसा किया ही क्यों? तो आइए अपन एचडीएफसी के मैनेजमेंट से ही जानने का ट्राई करते हैं कि उन्होंने मर्जर का आखिरकार डिसीजन क्यों लिया। तो अपन समझते हैं कि एचडीएफसी लिमिटेड का बिजनेस कैसा था, बिजनेस मॉडल क्या था उसका। तो एचडीएफसी लिमिटेड का जो बिजनेस था वो होम लोन्स प्रोवाइड करना था। वो एचडीएफसी लिमिटेड बैंक नहीं थी, वो बस होम लोन प्रोवाइड करती थी और फंड्स वो पब्लिक से डिपॉजिट के रूप में रेज नहीं कर सकती थी, खाली होम लोन प्रोवाइड कर रही थी वो। पर जो एचडीएफसी बैंक था वो पब्लिक से डिपॉजिट भी रेज कर सकती थी और पब्लिक को और बिजनेसेस को लोन भी दे रही थी। तो एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड के मैनेजमेंट का मानना था कि अगर एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड दोनों मर्ज हो जाए तो एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी लिमिटेड के ब्रांचेस का फायदा मिल जाएगा। तो एचडीएफसी लिमिटेड का ब्रांच का इस्तेमाल करके जो पहले से ऑलरेडी स्टैब्लिश था, एचडीएफसी बैंक बाकी प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती है और डिपॉजिट भी रेज कर सकती है। उनका ये भी मानना था कि वही ब्रांच का इस्तेमाल कर एचडीएफसी बैंक अपना इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, अपना इंश्योरेंस प्रोडक्ट, ये बाकी सब प्रोडक्ट को भी वहां से सेल कर सकता है। मर्जर से एचडीएफसी बैंक को ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी मिलेगा। मतलब ऑलरेडी जो एचडीएफसी लिमिटेड को होम लोन्स का एक्सपर्टीज था, नॉलेज था, हाईली एक्सपीरियंस लोग थे उसके पास, एक्सपर्ट्स लोग थे, उसका फायदा एचडीएफसी बैंक को मिलेगा। क्योंकि इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, लोग घर लेना चाहेंगे और घर लेना चाहेंगे तो होम लोन्स का डिमांड बढ़ेगा और होम लोन्स का डिमांड बढ़ेगा तो एचडीएफसी बैंक लिमिटेड को इसमें अपर हैंड मिलेगा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी एक एक्सपर्ट्स रहेंगे एचडीएफसी लिमिटेड के रूप में। जो आजकल इंडिया में एवरेज एज है ऑफ होम बाइंग वो 38 ईयर्स है और इंडिया का ओवरऑल पॉपुलेशन का जो एज है वो 29 ईयर्स है। तो आने वाले 5 साल, 7 साल, 10 साल में, 15 साल में इंडिया में घर का डिमांड बढ़ेगा तो होम लोन्स का डिमांड भी बढ़ेगा। ये सबसे बड़ा एडवांटेज बताया था एचडीएफसी लिमिटेड के मैनेजमेंट ने। तो अब अपन बात करते हैं अपना पॉइंट नंबर 2, वैल्यूएशन का। तो एचडीएफसी बैंक का वैल्यूएशन ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे चल रहा है। आज से 4-5 साल पहले 4-5 का चल रहा था, वो आज बिलो 2 पे आ गया है ड्यू टू मर्जर एंड ऑल। मेरे को बहुत अट्रैक्टिव लगता है पर्सनली। और अगर हम पी रेशियो का ही बात करेंगे तो लास्ट 10 ईयर्स का जो उसका पी रेशियो का मीडियन एवरेज है वो 23-24 का है, पर आजकल उसका पी रेशियो भी 13-14 का आ गया है। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एचडीएफसी बैंक का जो नेट प्रॉफिट है वो हमेशा से ग्रो करता है, हमेशा। एक साल भी बीच में ऐसा नहीं आया जहाँ पे डिप किया हो, और ऐसा उम्मीद है कि फ्यूचर में भी वो ग्रो करता रहेगा, क्योंकि मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि बैंक खुद को नेक्स्ट ग्रोथ फेज के लिए तैयार कर रहा है। अब अपन आते हैं अपना पॉइंट नंबर 3, स्मार्ट मनी एंड स्मार्ट मनी मैनेजर्स। तो हमें देखना पड़ेगा
कि आजकल स्मार्ट मनी मैनेजर्स एचडीएफसी बैंक के स्टॉक के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं रिसेंटली पराग पारिक म्यूचुअल फंड का फैक्ट शीट पढ़ा था, जिसके अंदर अपन देखेंगे तो उसका फ्लेक्सी कैप में सबसे बड़ा जो होल्डिंग है वो एचडीएफसी बैंक के अंदर है। और उसका जो फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर जी, उनका मानना है कि पिछले कुछ साल में एचडीएफसी बैंक के साथ कुछ चीज़ ठीक नहीं हुआ है, जो नहीं होना चाहिए था, पर इट इज़ नॉट मटेरियल। तो वो ये सब फैक्टर्स को मटेरियल नहीं मानते और उनका ही मानना है कि एचडीएफसी बैंक फ्यूचर में ग्रो करता रहेगा। फिर अपन देखेंगे प्रशांत जैन सर। तो प्रशांत जैन सर को भी जब इंटरव्यू उनका होता है तो उनको जब पूछा जाता है तो वो भी यही बोल रहे हैं आजकल कि उनको लार्ज बैंक्स अट्रैक्टिव लगते हैं वैल्यूएशन वाइज। और जब हम एस नारायण या फिर बाकी एसबीआई म्यूचुअल फंड्स ये सब का हम बात करेंगे तो उसमें भी एचडीएफसी बैंक का लार्जेस्ट होल्डिंग दिखता है। तो ये स्मार्ट मनी मैनेजर्स लोग अगर एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भी इन्वेस्ट कर देना चाहिए। हमें खुद का एनालिसिस करना चाहिए और फिर खुद से डिसीजन मेकिंग करना चाहिए। तो अपन देखेंगे बिफोर मर्जर एचडीएफसी बैंक का जो ग्रोथ था, प्रॉफिट ग्रोथ था, वो 20% था लगभग बिफोर मर्जर। पर आफ्टर मर्जर क्या हुआ है? आफ्टर मर्जर उसका प्रॉफिट ग्रोथ है 10% का हो गया, ऑलमोस्ट 10-11% का हो गया। तो अगर आप देखेंगे कि 10-11% का भी उसका प्रॉफिट ग्रोथ रेट हो गया आफ्टर मर्जर, जो अगले कुछ साल तक रहता भी है, तो आजकल उसका पी रेशियो 13-14 का आ गया। तो अगर 10-11% का ग्रोथ रहेगा, जो मुझे लगता है कि आगे चलकर वो ग्रोथ हायर रेंज में चला जाएगा, पर अगर मान लेते 10-11% का भी उसका ग्रोथ रेट रहेगा अगले कुछ साल के लिए, तो 14 का पी रेशियो एंड बिलो 2 पीवी रेशियो मुझे पर्सनली बहुत अट्रैक्टिव लगता है। तो इसलिए मैं आजकल एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। और आप भी अपना खुद का एनालिसिस करके अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग या लाइकिंग द वीडियो। जय हिंद।